तो अगर आपका 12th का एग्जाम कंप्लीट हो गया और आप यूपीएससी एग्जाम के बारे में तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप बिगिनर हैं या आपको कुछ समय हो गया है, जो आप बेसिकली ये वीडियो उन सभी लर्नर्स के लिए हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करने की शुरुआत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलेज मत जाओ, ये पूरी यूपीएससी की तैयारी में लग जाओ, कॉलेज जाना चाहिए आपको, वहां भी बहुत सारी चीजें आपकी स्किल्स वगैरह डेवलप होती है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे अलावा हमारे साथ आज जुड़ेंगे ऑल इंडिया रैंक 17 चितवन जैन जी, जिन्होंने इस बार ये रैंक 17 लाकर हासिल मतलब जो करने के बाद ये चीज प्रूव करी है कि अगर रोड मैप सही ढंग से हो तो आपके साल जो है वेस्ट नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं सही तरीके से कैसे प्रिपरेशन करना है, फाउंडेशन का क्या रोल है, रिवीजन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, मतलब करंट अफेयर्स का क्या दुख है, फियर जो आता है, वो सारी चीजें सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप भले ही 2x पे देख लेना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। मैं बता रहा हूं आपकी पूरी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट लेवल पे चली जाएगी। हर एक एस्पेक्ट पे हमने काम किया है। तो आप बिगिनर हो चाहे 12th पास हो गए हो और अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे बढ़िया वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। मतलब मैं चाहता हूं कि यूपीएससी क्लियर जो होगा वो सही डायरेक्शन से ही होगा, और वो डायरेक्शन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 जिन्होंने अनुज अग्निहोत्री जी, जिन्होंने अपना ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम अनअकैडमी से परचेज करके जो है और पूरा फाउंडेशन बिल्ड किया था, आप भी अपना फाउंडेशन स्टार्ट कर सकते हैं सबसे बेस्ट प्लेस से। कई बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया है, बेस्ट एजुकेटर्स घर बैठ के आपको मिल जाएंगे। घर बैठो, इंटरनेट रूम 16,999 का सबसे लोवेस्ट प्राइस, बिल्कुल पूरा डिस्काउंट के साथ। और इनफैक्ट आप बड़ा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जो बच्चे 12th के बाद हैं, 2-3 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन ऑफ द लोवेस्ट प्राइसेस में आपको ये मिल रहा है। ये ऑफर तुरंत जल्दी एंड होने वाला है। डिस्काउंट कोड यूज करें SGYT10। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इनके लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 17 इस साल के जो यूपीएससी एग्जाम थे, चितवन जैन जी। इसमें आपने कई वीडियोस देखे होंगे ना कि भाई स्ट्रेटेजी देख लो और यूपीएससी की स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी। आप समझो कि अगर हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 17 है और स्पेशली मैंने अगर प्रयास किया है, तो डेफिनेटली अगले 15 से 20 मिनट आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक नई दिशा मिलने वाली है। हम जब ये वीडियो बना रहे थे तो हमारा यही डिस्कशन था कि हमें सबसे बेस्ट वो चीज़ें बतानी है जो रियल प्रॉब्लम्स हैं। देखो, पढ़ाते समय तो मैं बता दूंगा क्या करना है, लेकिन एज अ एस्पिरेंट साइड क्या क्या समस्याएं थी उनको लेकर हमारी चर्चा हुई। तो चितवन जी से आज हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले बिना कोई समय गवाए, बिल्कुल शुरुआत का एक जो सबसे पहला पॉइंट था जो हमने चर्चा करी कि फियर फैक्टर है। देखो, फियर या तो आपको शुरू में कम लगेगा कि आप तो मोटिवेशन वाली स्थिति में रहते हैं हम कि अरे भाई चलो मुझे तो तैयारी करनी, लेकिन जब हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, सिलेबस स्टार्ट करने में भी मैंने देखा एजुकेटर्स, मान लो शिक्षक कई बार अच्छे मिल जाते हैं तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आ जाता है। बट जब धीरे धीरे 4-5 महीने बीतते हैं और वो जो एग्जाम पास आने वाला होता है, तो वो जो एक फियर फैक्टर वाला पार्ट है, तो आपने इस जर्नी को बहुत अच्छे से जिया है। तो मैं चाहता हूं इस वाले सबसे पहले डर को आप बताओ, और स्पेशली एक चीज पे और फोकस करना, ये जो एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स का कुछ ही दिनों में, या जब एग्जाम आ ही जाता है पास में, तो वो मोमेंट को आपने कैसे संभाला था, जरा आप बच्चों को बताएं। सर, बहुत सही आपने कहा कि फेयर फैक्टर बहुत आ जाता है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स भी आ रहा है। तो प्रीलिम्स जैसे जैसे पास आता जाता है, वैसे वैसे इनसिक्योरिटीज़, हमारे जो भी बैकलॉग्स हैं और जो भी अभी तक हमने महसूस किया, वो बिल्कुल ऐसा लाइव आने लगता है साथ साथ में। हाँ। तो इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी सेशन में सबसे पहली स्लाइड ये रखी टू टेल दैट के एज गुड एज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम इज, आप जितना ज़्यादा एग्जाम को अच्छे से समझोगे कि व्हाट इज इट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। कि एक प्रीलिम्स का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो प्रीलिम्स का दिन इज नॉट द एग्जाम। द एग्जाम इज उसके पहले और उसके बाद का टाइम भी, जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जब आपने वो दे दिया, और उसके बाद भी जब आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर रिजल्ट आने के बाद आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो। तो कोई भी एस्पिरेंट जितना ज़्यादा अच्छे से उस इवेंट को, उस जर्नी को, सब कुछ समझ पाएगा, उतना अच्छे से उसका फियर रिमूव होगा। बिकॉज इट्स ट्रू दैट क्लैरिटी किल्स एंजाइटी। अगर मेरे को क्लैरिटी है कि मेरे को ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज मेरे हैं, क्या एग्जाम है, किस जीएस की क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ मेरे को पीवाईक्यू एनालाइज करना है, कहाँ मेरे को प्रीलिम्स में कब मेरे को टेस्ट सीरीज देना चालू करना है, कब टेस्ट सीरीज बंद करना है, कब मेरे को पीवाईक्यू देना है, कैसे मेरे को एनालाइज करना है, अगर ये सब आप समझते हैं तो बहुत हद तक आपका डर कम हो जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो, मतलब मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जो प्रीलिम्स में बहुत अच्छे थे, उनके 140 नंबर्स तक आते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका असली प्रीलिम्स में प्रेशर के वजह से या डर की वजह से
वो बिल्कुल जोन आउट कर गए और वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट द नॉलेज यू हैव, बट हाउ डू यू कंट्रोल योर नर्व्स ऑन दैट डे, एंड दिस इज डन फ्रॉम डे वन, जब से आप फाउंडेशन चालू कर देते हो तब से। मतलब देखो ना कितनी अच्छी बात है कि आपने पूरी मेहनत कर ली, पूरा सवाल निकाल दिया और वहां जाके जो है रायता फैला दिया कि भैया आप क्वेश्चन, और घबराहट में मैंने देख रहा था कल भी बच्चों से पीवाईक्यू करा रहा था, मैंने उनको बताया कि ये तुम सॉल्व कर लोगे लेकिन ये नहीं होगा अगर तुम घबराओगे तो। True. नागरहोल और सत्यमंगलम को पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन एकदम इधर ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो वो कामनेस में ही आएगा। एक अच्छी चीज उन्होंने बताई कि कामनेस ऐसा नहीं कि सर ने कह दिया कि भैया काम रहना तो मैं काम रह लूं, नहीं, वो डे वन से कहानी आपको अपने को अभी से यहीं से तैयारी करनी है। इसमें एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब प्रीलिम्स और मेंस अपनी अलग अलग डिमांड रखते हैं, तो इसी तर्ज पे हमने अभी डिसाइड किया है, सभी लर्नर से मैं कहूंगा कि इस सीरीज को आप फॉलो करना। सर के साथ हमने ये सीरीज बनाई जिसमें हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 सेपरेटली आपको पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी मिलेगी। तो ये वीडियो में आपको पूरा एक जर्नी के बारे में हम बता रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी आप जरूर देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में एक चीज, अगर मैं ये डिफरेंट डिमांड की बात करूं तो आप पहले दिन से क्लियर थे, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें रियलाइज हुई, बच्चों को कब ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं इसके बारे में तो क्या कहेंगे आप? पहले दिन से तो मैं बिल्कुल क्लियर नहीं था। दैट इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई आई फेल्ड माय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, बिकॉज डिमांड समझने में जितना टाइम लगता है उतना लगता है, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ पेपर्स, सब्जेक्ट्स एंड एग्जाम पर से, आपकी तैयारी बहुत इजी हो जाती है, जो कि मैंने अपने इस अटेम्प्ट में महसूस किया। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरे पास नॉलेज तो इकट्ठी होती जा रही थी, बट उसको अप्लाई करना मेरे को तभी समझ में आया जब मैं डिमांड को समझा। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपको मेनली एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, उसमें आपकी नॉलेज काम में आएगी। बट GS है या मेंस का आंसर लिख रहे हैं आप, तो उसमें जितनी भी आपकी नॉलेज है उसको आपको कंप्रेस करके सब कुछ देना है जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में। सही बात। तो यहाँ नॉलेज किसी और चीज के लिए काम में आएगी, वहां नॉलेज किसी और चीज के लिए काम में आएगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या यूज करना है और कैसे करना है। मेरे को तो पर्सनली 2 साल लगे सीखने में। नहीं देखो ना, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन प्रिपरेशन की डायरेक्शन उस पर भी काफी ज्यादा निर्भर करती है। नाउ कमिंग टू द फाउंडेशन पार्ट, मतलब मैं लर्नर से भी कहूंगा कि आप भी इस बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मेरा हमेशा भरोसा फाउंडेशन को लेके हमेशा से रहा है। मैं बच्चों से कहता हूं कि तुम क्यों ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ो, न्यूज़पेपर ही समझ नहीं आएगा इनके बिना। तो आपका क्या मत है इस फाउंडेशन के बात को लेकर? वेल से मतलब अगेन माय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स जो मैं फेल हुआ, दैट वाज अ, नाउ व्हेन आई सी इट आफ्टर सिलेक्शन, इट इज लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मतलब 2 में वहाँ फेल हुआ, बट उन 2 सालों में या फिर 1.5 सालों में मेरे को ये टाइम मिला कि अपना फाउंडेशन में और स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। जैसे मैंने आपके कोर्स को एक बार देखा था जब मैं 23 का अटेम्प्ट दे रहा था, तब मेरा सब कुछ कंप्लीट नहीं होता। फिर मैंने 24 में फिर से देखा, नॉट बिकॉज कि मैंने तब नहीं देखा था, बट मेरे को लगता था कि मेरा फाउंडेशन में कुछ कमी है। क्योंकि यहाँ पे जैसे भी मैंने लिखा है कि जब तक मैं फाउंडेशन अपना बेसिक्स क्लियर नहीं करूंगा, मैं एडवांस पे जंप नहीं कर सकता। मतलब टू बी ऑनेस्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर टीचर की या कोई भी एक सेशन या कोई भी क्लास की सीरीज देख के आपको सब कुछ नहीं आ सकता। आपको वहां से वो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कैसे उसकी एडवांस लेवल कोई और बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेशंस लूं ज्योग्राफी के, तो दिस डज नॉट मीन कि इसके बाद मेरे को एनसीईआरटी पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी या कोई और सोर्स या कोई और बुक मैं कभी रेफर नहीं करूंगा। पर इससे ये होगा कि मेरा जितना क्लियर फाउंडेशन होगा, मैं उतना इजीली आगे आने वाले एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझ पाऊंगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जितना क्लियर होता जाएगा उतना मैं इंटरलिंकेजेस बनाता जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ का चीज वहां यूज करना, वहां की चीज तीसरी जगह यूज करना इज वेयर यू स्कोर मार्क्स इन मेंस। इससे डाइवर्सिटी भी आती है। तो एज स्ट्रॉन्ग, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतना जल्दी और उतना अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। इसमें मुझे एक बात और याद आती कि क्लासेस देखी, समझ आ गया सर, क्लास की सारी बातें समझ आ गई। जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होते, तो उसके पीछे एक रीजन आता है, उन्हें स्टेटमेंट ही कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? रीडिंग खराब थी हमारी, रीडिंग ही नहीं करी। एनसीईआरटी पढ़ोगे लगेगा सब आता है, लेकिन अगर हम लाइन बाय लाइन नहीं फोकस करेंगे तो फाउंडेशन आपको रीडिंग में भी मदद करेगा, फिर आप अपने एडवांस लेवल पे भी पहुंचेंगे और फिर आप न्यूज़पेपर पे भी काम कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि अगर आपको आंसर राइटिंग आसान बनाना है एक्चुअल में, तो आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब बात आती है पीवाईक्यूज का रोल। हर कोई डिस्कस कर रहा होता है कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करें। चितवन जी, मैं चाहूंगा स्पेशली कि मुझे सिर्फ आपसे ये नहीं सुनना है कि सिर्फ एनालाइज करना है, एक्चुअल में कैसे किए जाते हैं
उस बात पर आपको फोकस करना है अगर हम लर्नर्स को बता पाए तो। So PYQ analysis मतलब according to me is very different both for pre and mains as I mentioned here also, क्योंकि वही जैसे हम बात करते कि prelims में all you have to do is eliminate as much as possible and you will reach to one stop answer of yours, but in mains you have to study the question and उसको जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ना है जिससे आपको easily points आप generate कर पाओ लिखने के लिए। तो PYQ एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसको मेरे हिसाब से जैसे मैंने पर्सनली भी किया और हम आगे सेशन में भी बात करेंगे, PYQ एनालिसिस और नोट मेकिंग साथ में होनी चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे पीडीएफ्स हैं जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज उनके टॉपिक वाइज PYQs लिखे हुए हैं। अब वन थिंग इज आई रीड देम, पूरे PYQs पढ़े और मैं सब्जेक्ट पढ़ना चालू हो गया, दैट इज ऑल्सो वन थिंग, मे बी इट वर्क्स फॉर समवन, बट मैंने पर्सनली ये किया कि मैं फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी उठा रहा हूँ या पॉलिटी उठा रहा हूँ, पॉलिटी में एक टॉपिक है जुडिशरी, मैंने जुडिशरी की पूरी PYQs देखे, मैंने जुडिशरी की पूरी PYQs पढ़े, मैंने एक अंदाजा लगाया कि जुडिशरी से क्या पूछ रहे हैं। मेनली एनजेक के अराउंड बहुत डिबेट होती है, उसके बाद इस साल करप्शन बहुत न्यूज में था जुडिशरी का। ऐसे 2-3 पॉइंट्स आए जो मेरे को लगता है आ रहे हैं और आ सकते हैं, तो मैं नोट्स बनाने में सिर्फ उन चीज़ों के नोट्स बनाऊंगा, मैं यहाँ वहाँ होवर करूंगा ही नहीं। मैंने बेसिक डेटा उठाया, क्या करंट अफेयर है वो उठाया और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पढ़ा। तो अगर मैं PYQ अच्छे से एनालाइज करूंगा तो आगे मेरे नोट्स बनाने में वो मेरे को बहुत काम में आएगा। और जब मैं PYQ एनालाइज कर लूंगा और या कभी मॉडल आंसर्स होते हैं या किसी टॉपर के आंसर्स होते हैं वो देख लूंगा, तो मेरे को समझ में आएगा कि टॉपर ने या मॉडल आंसर ने कैसे उस PYQ या उस क्वेश्चन को तोड़ा। तो जब मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो बड़ा हो अननेसेसरली या बहुत छोटा हो, तो उसको मैं डिवाइड कर पाऊंगा, और जितना मैं किसी क्वेश्चन को मेंस में डिवाइड करूंगा उतना इजीली मैं उसके पॉइंट जनरेट करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक हेडिंग के अंदर पूरा आंसर लिखूंगा तो वो पॉइंट्स रिपीटेटिव आने लगेंगे। समझ गया। वही अगर प्री की बात हो तो प्री में वही आप जितना रीड करोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, बुक को रीड करोगे, आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, तो उस चीज को 3 बार पढ़ोगे। लक्ष्मीकांत का कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको लाइन बाय लाइन रीड करो, आर्टिकल्स को लाइन बाय लाइन रीड करो। तो एंड बट और बिकॉज इनका पूरा गेम है, डेफिनेटली श्योरली ये वार्म करंट कोल्ड करंट का गेम है। या तो वही जो उल्टा सीधा 2-3 चीजें हैं जो आप जितना रीड करोगे, यहाँ रीड करो वहां रीड करो, आपकी कोहेरेंस बन जाएगी। तो व्हेन यू हैव कोहेरेंट एटीट्यूड इन रीडिंग तो पेपर में आंसर दिखने लगता है क्वेश्चन की जगह। सो दिस विल हेल्प इन प्रीलिम्स एंड दैट वी टॉक्ड अबाउट इन मेंस। सो देखो बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शन है सभी के पास कि 3 लोगों की सुन सकते हो आप, या तो टीचर आपको बता ही रहा है कि भाई पढ़ना है, या तो हमारे टॉपर साहब की भी बात सुन सकते हो, या फिर PYQ की खुद की सुननी पड़ेगी कि भाई पढ़ना क्या है तुम्हें वहीं से पता लग गया। सो अच्छा तरीका है एनालाइज करने का। अब हम बात करेंगे सोर्सेस को लेके, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये आज से। अच्छा, आप वो एस्पिरेंट हो जिन्होंने मतलब थे आपकी लगभग 2-3 सालों में एक चीज़ देखी होगी कि जब शुरुआत में सोर्सेस की कभी कभी कमी भी लगती होगी, और अभी आते आते इतने सोर्सेस हो गए होंगे कि कई बार लगता है कि भाई क्या हो रहा है। तो स्पेशली जो लर्नर्स अभी अपनी तैयारी शुरू करेंगे उनके लिए सोर्सेस को लेकर बहुत बड़ी चिंता होने वाली कि भाई इतनी इंफॉर्मेशन, आप एक कीवर्ड डालो यूट्यूब पे ना, बस इतना मिल जाएगा कि समझ में नहीं आएगा भाई किससे पढूं क्या करूं। सो सोर्सेस को लेके आपको मतलब क्या चीज, क्या ऐसे 3-4 ऐसे पॉइंटर्स थे जो आप मतलब लर्नर्स को बताना चाहोगे यहाँ पे? सो द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, योर रैंक डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डोंट स्टडी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू डोंट स्टडी, बिकॉज मेरे साथ भी ये दिक्कत थी। शुरू में मेरे को लगता था कि यार इनफ पढ़ रहा हूँ ना मैं, क्या मैं कुछ कम पढ़ रहा हूँ, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, ये डाउट सबको रहता है और ये बहुत नॉर्मल चीज है। सही बात। बट जितनी जल्दी आप इस डाउट से ऊपर उभरोगे उतना जल्दी आप अपने सोर्सेस को कम करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लक्ष्मीकांत के लिए अगर सॉरी पॉलिटी के लिए बात करते हैं तो प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत वाज माय ओनली सोर्स। अब नाउ व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर आई कैन से कि मैंने पॉलिटी की NCERT एक भी नहीं पढ़ी, पर मैंने लक्ष्मीकांत को 5 बार पढ़ा। तो मेरे पे डाइवर्सिटी ऑफ सोर्सेज नहीं है, बट मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ माय वन सोर्स है। क्योंकि जब मैं पहले 2 बार प्री में फेल हुआ तो मेरे को पता चल गया कि मैंने क्योंकि लक्ष्मीकांत सही से नहीं पढ़ी थी, इसलिए मेरे से यहाँ क्वेश्चन नहीं बने। और जैसे मैंने वो पढ़ी फिर मैंने PYQ लगाए, मेरे से अपने आप होने लगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज को पढ़ोगे तो ना आप यहाँ के रह पाओगे ना आप वहाँ के रह पाओगे। तो द मेन थिंग इज टू find what sources are working for you. Maybe there is a source which is working for me, which is not working for you. Maybe there is a source which is not working for both of us. But that is the true source. ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये तो बुक खराब है, मेरे को समझ में नहीं आ रही, पर क्योंकि सब लोग कह रहे हैं
तो कर लो तो भाई। कर लो भाई, हो सकता है सब सच कह रहे हो, सही बात। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो देयर यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर्स, योर सीनियर्स में बी, योर टीचर्स में बी। तो और जितने ज्यादा सोर्स होंगे ना उतना दिमाग खराब होगा आखिरी में। हाँ आखिरी दिन आपको चाहिए कि आपके पास 1 से 2 पेज हो जिसको आप पढ़ लो और आपको कॉन्फिडेंस आए। सही बात। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप शुरू से बिल्कुल अपने सोर्सेस को जो आपने सोच लिया पत्थर की लकीर, नहीं यही पढ़ूंगा बस बात खत्म। मैंने खुद पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एट मैक्स आप 2 सोर्सेस किसी भी चीज के रेफर कर सकते हो, बस सही बात। और अगर आपको तीसरा लगता है तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो, पूछ लो। हाँ उस पे लिख दो ये कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन टू भाई, मी एज अ किड। हाँ समझा दे। अच्छे बच्चे छठवीं जैसे के समझाता है, छठवीं के बिल्कुल बच्चे स्टोरीज जैसा। देता है, हाँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा वैसे समझ लो। बट अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाओगे, कुछ मोटी मोटी किताबें आती हैं उनको पढ़ने में 1-1 साल लग जाता है, अरे अपना वजन और जाओगे। किताबों का वजन सेम हो जाता हाँ है। एग्जैक्टली तो वो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हाँ मतलब शुरू में फोमो होता है, मुझे भी होता है, हुआ था, अब ये भी बहुत चीजों को लेके होगा कि आगे चल के ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट जितना कम करते जाओगे खुद के लिए उतना इजीली आगे बढ़ते जाओगे, इज व्हाट आई थिंक। बहुत मतलब बहुत बड़ा इंसाइट है इनफैक्ट सभी लर्नर्स के लिए कि 10 जगह मतलब माहौल बनाने से अच्छा है कि एक पर फोकस कर लें। एक बहुत काम की बात इन्होंने कही है कि कई बार तो क्या है कि हम वो भावनाओं में आ जाते हैं कि नहीं नहीं इनसे नहीं पढ़ना मुझको। मेरा मतलब है कि दुनिया पढ़ रही है अगर ना तो पढ़ के भाई, क्योंकि अगर आपके साथ अच्छा होगा तो जिम्मेदार आप ही हो, और अगर आपके साथ कुछ नहीं हो पाया तो उसके भी जिम्मेदार आप ही रहोगे। सो सोर्सेस पे बहुत मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट बात थी है। नोट्स को लेकर कि रैंक 17 के मुख से मैं सुनना चाहता हूँ स्पेशली नोट्स, क्योंकि आज तो क्या है 100 लोग अपना अपना ज्ञान दे सकते हैं, बट आप वो व्यक्ति हो जिसके लिए एक्चुअल में चीजें काम की है, वो प्रूफ हो गया है कि मेरे लिए दैट वर्क फॉर मी। तो क्या था नोट्स, मतलब एक अगर मैं पूछूं बेसिक चीज की नोट्स में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सो प्लीज आप थोड़ा इस पे ध्यान दें, बताएं। तो अकॉर्डिंग टू मी नोट्स में जो एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए विच इज इंपॉर्टेंट इज कि आपके नोट्स बेस्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। यार ये तो क्लास का वर्ड है क्या अपने नोट्स हाँ कलेक्टर? हाँ कि मतलब ऐसे नोट्स नहीं बनाना जो सबको अच्छे लगे, ऐसे नोट्स बनाना है जो आपको समझ में आए और आपको अच्छे लगे। अगर आपके नोट्स हैं और कोई कह रहा है कि ये तो घटिया नोट्स हैं, कोई बात नहीं, होने दो। एज लॉन्ग एज योर नोट्स आर सर्विंग यू, एज लॉन्ग एज आपके मार्क्स आ रहे हैं उन नोट्स को पढ़ के, दे आर अमेजिंग नोट्स। जैसा आपको लगता है वैसे बनाइए, किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नोट्स बिना बनाए या किसी और के नोट्स से या किसी कोचिंग के मटेरियल से या किसी टॉपर के जो नोट्स होते हैं उनसे आपका काम चल रहा है तो वेरी नाइस, आपका काम बच रहा है, आप वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सोसाइटी में मैंने एक टॉपर के नोट्स उठाए तो मैंने देखा ये मेरे को समझ में आ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन एड्रेस हो रहे हैं, मैंने लिया वो डाउनलोड करके सेव कर लिए। बट कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है या कोई नया क्वेश्चन आ रहा है जो मेरे को लगता है कि उसमें नहीं है तो मैं उसमें ऐड कर लूंगा। दिस इज ऑल्सो नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इज नॉट कि आप नई एक रजिस्टर ले रहे हो 300 पेज का उसको भर रहे हो। इनिशियली फाउंडेशन में सब लोग करते हैं, मैंने भी किया था पर ये गलती है। और अगर आप वो बना भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको जब बार बार रीड करो तो ट्राई करो कि आप उनको छोटा कर लो, क्योंकि भाई अल्टीमेटली लास्ट दिन 300 पेज के नोट्स कोई नहीं पढ़ पाता, कितना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी फास्ट लर्नर हो, कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो नोट्स को PYQ से कनेक्ट करके बनाओ, जैसे हमने अभी बात करी थी कि जो सब्जेक्ट टॉपिक है उसको लो, उसके जो भी PYQs आए हैं वो लो, और उस पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन जो भी है इसके हिसाब से नोट्स बनाओ। तो ये जो नोट्स होंगे वो सबसे ज्यादा आपको सर्व करेंगे आखिरी में। नाइस, समझ गए। तो देखो आप पहले मोटिव देखो कि मैं नोट्स क्यों बनाऊं, ये पूछो आप। तो क्या जवाब आया कि भाई तुम लास्ट के वीक में, लास्ट के डेज में पूरी किताबें और ये सब दोबारा नहीं पढ़ पाओगे। सबसे ज्यादा डरावना फेज होता है वो दिमाग के लूप है कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नोट्स ही काम आएंगे, क्विकली एक पेज देख के सारी चीजें याद आनी चाहिए। तो आप नोट्स क्यों बनाना है वो पहले आपको क्लियर होना चाहिए, आपको कैसे काम आएगा वो क्लियर होना चाहिए, तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। कई बार आजकल मैं क्लास में बोलता हूँ बच्चों से कि भाई नोट्स छोटे ही रहने दो, मतलब शाम को पैसा नहीं मिलने वाला है हमें मजदूरी का कि 4-5 जो है, हाँ कि मतलब जो है नो डाउट। और इसमें लर्नर की गलती नहीं है, शुरुआत से स्कूल का कॉलेज का फेज ही ये है कि जितने अच्छे से लिखूं मैं, ये लिखूं तो वो होगा। तो आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगा सभी बच्चों को। नोट्स आपको आप लास्ट मंथ को, लास्ट वीक को इमेजिन करके बनाओ। आज 100 पेज एक टॉपिक को, ज्योग्राफी के नाम से तुमने 200 पेज भर दिया, कोई बात नहीं, पर ये सोचो ये छोटे करने पड़ेंगे अपने। क्यों कहता हूं मैं भी कि 1 पेजर बना लो, 1 पेजर बना लो, 1 पेजर। उसका मेन यही है कि एंड में दिक्कत ना हो आपको। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो आपको ध्यान रखना है। अगली बात आती है रिवीजन की। मुझे 3 बातें आपसे मैं पूछूंगा रिवीजन को लेके। एक तो नॉर्मली आप जब कंटेंट हम पढ़ रहे होते हैं वो रिवीजन कैसे करना है।
करंट अफेयर्स का भी एक रिवीजन का भी कुछ पैटर्न अगर हो तो वो अब लर्नर्स को हम इस पे चर्चा करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्पेशली जब वो मेंस के लिए भी जब एक दो मतलब 3-4 दिन में इतना सब कुछ कंसोलिडेट करना पड़ता है, तो वो मोमेंट को कैसे आपने कंसिडर किया। बस ये 3 चीजें। पहली चीज इसमें थी कि जीएस को कैसे रिवाइज करते हैं, वो आप एक बार तरीका बताओ। तो जीएस को रिवाइज करने के लिए बेस्ट तरीका है बार बार पढ़ो। अच्छा। अपने नोट्स को या जो भी आपके मटेरियल हो उसके लिए पढ़ो। प्रीलिम्स के लिए जैसे मैं बता दूं, लक्ष्मीकांत मैंने 4-5 बार पढ़ी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज मैंने 4-5 बार पढ़ी। उसके लिए मेरे पास नोट्स नहीं थे, पर मैंने उसमें मार्क करा हुआ था जो मेरे को लगता था कि इंपॉर्टेंट है या जो मैं भूल जाऊंगा। तो उनको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार पढ़ो। लगेगा कि अपन बार बार सेम चीज कर रहे हैं, सही है कि नहीं, बट सही है। जितना ज्यादा बार आप स्टैंडर्ड बुक्स को, स्टैंडर्ड नोट्स को पढ़ोगे, प्रीलिम्स के लिए वो है। और मेंस के लिए जो भी आपने नोट्स बनाया, बीएड कोचिंग के नोट्स, बीएड टॉपर के, बीएड आपके, उनको रिवाइज करो, आंसर्स लिखो। रिवाइज करो, आंसर्स लिखो, और आपको जो कमी लग रही है अपने आंसर्स में उनको नोट डाउन कर लो, जॉट डाउन कर लो, और फिर उनको पढ़ो बार बार। तो रिवीजन के लिए वही बार बार है। और दूसरा आपने जो करंट अफेयर के बारे में बोला, तो करंट अफेयर मेरे हिसाब से मैं एटलीस्ट मंथ वीकली, डेली ट्राई करता था, डेली हो भी जाता था, पर अगर डेली नहीं हो पा रहा तो वीकली एक बार पूरा, और फिर मंथली एक बार पूरा। डेली भी, वीकली भी और मंथली भी। क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं, जैसे ईरान का, वेस्ट एशिया का भी जो चल रहा है। तो अगर आप उसको डेली पढ़ोगे तो यार फिर वही ईरान, फिर पेपर में ईरान आ गया, फिर यूएस आ गया, तो फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। आपको लग रहा है कि ये न्यूज डेवलप हो रही है, उसको छोड़ दो, वीकली पढ़ लो, अभी भी नहीं हुई मंथली पढ़ लो। तो तीनों फेजेस में पढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप जब मंथली पढ़ोगे तो हो सकता है आपकी डेली वाली चीज फिर से रिवाइज हो जाए। और जो आखिरी में, जैसे आपने कहा था कि जब पेपर आ गया तब कैसे रिवाइज करना है, तो जो ईयरली कंपाइलेशंस आते हैं उसको एक रीड देना मेरे को लगता है जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कि उसमें से ऑप्शंस कभी कभी आप एलिमिनेट कर पाते हो। जैसे इस साल मैं एग्जांपल दूं तो प्रीलिम्स के में एक चिप का क्वेश्चन आया था कि माइक्रोसॉफ्ट की ये चिप है, अमेजोन की ये चिप है, उसमें से कुछ चूज करना था। क्योंकि मैंने वो कंपाइलेशन पढ़ा था, उसमें वो एज इट इज पॉइंट था, तो अगर जैसे मैंने वो एक पॉइंट एलिमिनेट किया, सारा एलिमिनेट होकर एक आंसर आ गया। एग्जैक्ट। तो अगर वो एक नंबर की भी आपको वहां हेल्प कर रहा है, दैट इज वो तो मेक और ब्रेक हो जाता है कभी कभी। तो सही बात। तो प्रीलिम्स और उसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए देखो, दो बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि रिवीजन की सर ने कहा कि रिवीजन करना है बार बार, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज करा और फिर 1 महीने बाद डायरेक्ट करा। रिवीजन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो भी आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चीजें कितने दिनों में भूल जा रहे हो एक्चुअल में। अब मान लो कि मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा और मेरी क्षमता है कि मैं किसी भी टॉपिक का 60-70% 8 दिन तक याद रख सकता हूं, तो आपके लिए वो काम कर जाएगा कि 6-7 दिन बाद आप रिवाइज करो। लेकिन आपको लगता है मेरा तो शुरुआत है, तो डेफिनेटली आपको दूसरे तीसरे दिन एक बार दोबारा देखना चाहिए बीच में। तो कई बार रिवीजन के बीच का टाइम पीरियड भी सभी बच्चों को ध्यान रखना होगा। एक चीज उसके बाद में जो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि आंसर राइटिंग या एंड में भी हम किसी चीजों को, करंट अफेयर्स को कैसे कंसोलिडेट करें। मैगजीन हमेशा काम आती है, ये बात बिल्कुल सही बात है, प्रूफ कर सकते हैं हम इस बात को। लेकिन वो मैगजीन तभी काम आएगी जब आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ता था, मैं वीकली रिवाइज करता था। जब इन्होंने डेली पढ़ा, इन्होंने वीकली पढ़ा, मंथ भी रिवाइज किया, तब जाके वो मैगजीन समझ आई। 90% लर्नर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मैगजीन उठाऊंगा, कैसे समझेंगे? पाइल अप हो जाएगा, फिर तो कुछ नहीं समझना। मतलब ओवरलोड हो जाएगा। तो वो मैगजीन ऐसा आप चेक करने के लिए कि भाई कोई टॉपिक तो नहीं छूट गया मेरा, आप ऐसा करो। तो ये सारी चीजें आपको सबको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आंसर राइटिंग को लेकर बात करते हैं। अगर एकदम मैं, शुरुआत है मेरी, मैं फाउंडेशन अभी स्टार्ट करना चाह रहा हूं और मेरे दिमाग में पहले दिन ही आ जाता है कि मेंस का भी तो जो है मुझे आंसर लिखना है। फर्स्ट डे ही मैंने तो क्लास शुरू ही करी है, हो सकता है मेरे जीवन का पहला ही वीडियो हो ये वाला, बोले सर तो अब आंसर राइटिंग को लेकर मैं आज फर्स्ट डे पे हूं, तो कैसे स्टार्ट करूंगा मैं? आपको क्या लगता है? मतलब एकदम से पहले दिन तो मैं कहूंगा कि आंसर राइटिंग इज नॉट वायबल। वो सिर्फ आपको पता भी नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, बट मैं कहूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आंसर राइटिंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं आज से पढ़ना चालू किया, आज मैं भले आंसर ना लिखूं, पर अगर मेरा कोई एक टॉपिक पूरा हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहा हूँ या सन के बारे में पढ़ रहा हूँ, मेरा वो टॉपिक पूरा हो गया, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ कि अगर उस पर कोई PYQ है, या अगर मेरे, जैसे बहुत सारे टीचर्स डेली देते हैं, आप भी क्लास में डेली 1-2 आंसर क्वेश्चंस बता देते थे कि ये इसका PYQ है, तो वो आप ट्राई करो लिखने का। योर आंसर शुड नॉट बी परफेक्ट इन द वेरी फर्स्ट गो एंड इट वोंट बी परफेक्ट। सही बात। लास्ट दिन तक भी मेरे जो टेस्ट सीरीज के जो भी अगर पेपर इंटरनेट पे आएंगे,
तो लोगों को देख के लगेगा कि यार इस पे कैसे नंबर मिल रहे हैं। सही बात है। मेरे लास्ट एथिक्स के टेस्ट में 96-97 नंबर आए थे, असली में 130 नंबर आए। तो आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट स्कोरिंग मार्क्स या टेस्ट सीरीज में मार्क्स कर लिए या परफेक्ट आंसर पहले दिन में लिख दूंगा। इट इज टू डेवलप अ हैबिट, हाउ टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, हाउ टू स्ट्रक्चर, व्हाट इज द क्लैरिटी, कहाँ आपने नहीं पढ़ा। क्योंकि आंसर लिखते लिखते कभी कभी समझ में आ जाता है कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पर फिर भी मैंने लिख दिया। सही बात। तो हो सकता है सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं हो। सही बात, एग्जैक्टली। बट हाँ, मतलब बिना पढ़े लिखना सेंस नहीं बनाता। अगर आपको बिना पढ़े लिखना है तो कुछ ऐसे लिख लो। अगर आपको मनी है कि कुछ लिख लेता हूँ, कि लिख के थोड़ा टाइम दे देता हूँ जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो, तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उससे प्रोफिशिएंसी, एटलीस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। सही बात है। बट जीएस के आंसर लिखना बिना पढ़े इज नॉट वेरी गुड थिंग टू डू। पर हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना करो, और हमेशा आंसर्स टाइम लिमिट में लिखो। अगर आप एक आंसर भी लिख रहे हो तो 7 मिनट में लिखो। सही। क्योंकि अगर पेपर छूटेगा तो अब तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना। पहले हो भी जाता होगा, बट अब तो बहुत। देखो, मतलब एक बहुत काम की चीज बोली जो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि टॉपिक एक बार हो जाए तो आप फिर कर सकते हो। हर सब्जेक्ट मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ क्वेश्चंस सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही सॉल्व होंगे, और कुछ जो होंगे जो टॉपिक वाइज हो सकते हैं। थोड़ा क्लियर कर दूं अगर बच्चों के लिए, तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई प्राइमरी रॉक पे क्वेश्चन लिखो, तो वो टॉपिक पढ़ के किया जा सकता है। बट अगर लैंडस्लाइड्स के इंपैक्ट और ये सारी चीजें, तो आपको ज्योग्राफी आना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट आना चाहिए। तो सभी लर्नर्स को ध्यान रखना है कि इनका जो पहला स्टेप है वो बहुत जरूरी है, सबको फॉलो करना है। टॉपिक हुआ, आंसर लिखना चालू कर दो। अगर वो आदत लग गई तो ऑटोमेटिकली आप बाकी क्वेश्चंस पे तुम्हारी नजर जाएगी, भाई इनको क्यों छोड़ूं। तो ये बहुत जरूरी है। इंस्टेड कि पहले दिन से ही हमारे मैं अभी आंसर लिख दूं, टॉपिक पे फोकस करो, उसके बाद वहां पे जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी क्लैरिटी हमको मिली। अगर आपको आंसर राइटिंग की स्किल्स डेवलप करनी हो, तो उसमें एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा है मुझे तो लिखना, तो न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल तुम्हें समझ आता है अपने की, जो भी अच्छा लगा हो, वुमेन एम्पावरमेंट का, हेल्थ का, कुछ का भी, एक दो बार रीड कर लो, उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। मेंस में हमें यही करना होता है कि हमें जो आ रहा है वो लिख पा रहे हैं कि नहीं, तो वहां से वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। तो स्टार्टिंग में कुछ नए लर्नर्स ऐसे ही अपनी स्किल्स भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स जिनको पता है, सब पता है लिखूं कैसे। सही बात है। तो आपको एक पैरेलली स्किल्स शुरुआत में 1-2 महीनों में डेवलप कर भी लेनी चाहिए, ताकि एक आध महीने में कुछ सब्जेक्ट का पोर्शन कंप्लीट हो तो आप सब्जेक्टिव आंसर्स भी फिर लिख पाओगे। सो ये एक अच्छी बात हमने देखी। टेस्ट सीरीज का सीजन चल रहा है आज, तो अभी कल तो जो है, तो इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज का रोल किस लेवल पे आप समझते हो। और एक चीज और है, जनरली कोचिंग्स में मैं देखता हूं कि टेस्ट अच्छे कठिन बना दो तो लर्नर सोचते हैं कि भाई ये कोचिंग का लेवल बहुत अच्छा है। अक्सर होता है ये कि 3-4 टेस्ट यहाँ से दें वहाँ से दें, बट मेरे हिसाब से लर्नर सेंट्रिक अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो टेस्ट सीरीज लगाते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा अगर आप कुछ बता पाए बच्चों को, या उसका इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैंने अभी भी कहा था कि टेस्ट सीरीज इज नॉट फॉर स्कोरिंग मार्क्स। टेस्ट सीरीज इज टू सी आपके गैप्स कहाँ हैं प्रिपरेशन में, और कहाँ आपको और मेहनत करनी है, और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्यों गलत हो रहे हैं। क्योंकि द थिंग इज यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसका भी एक पैटर्न है, उसका भी एक ट्रेंड है, और आपकी जो गलतियां हो रही हैं उसका भी एक ट्रेंड है। जैसे मैं वही जैसे हमने बात करी थी कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एस वेव्स, पी वेव्स, कौन से ट्रांसवर्स हैं, कौन से लॉन्गिट्यूडनल हैं, इनमें हमेशा कंफ्यूज होता था तो क्वेश्चन सही से नहीं होता था। तो ये मैंने कब एनालाइज किया, जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ। पर अगर आप टेस्ट दे रहे हो और उसमें आपके कम नंबर आ रहे हो और आप उससे डिमोटिवेट हो गए कि यार छोड़ो नहीं लिखूंगा टेस्ट, तो आप जो उस टेस्ट से एक नई चीज सीख सकते थे वो नहीं सीख पाओगे। और मैं कहूंगा करंट अफेयर टेस्ट से पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले टफ बनाने के लिए खुद के करंट अफेयर्स निकाल के लाते हैं। और यूपीएससी स्पेसिफिकली करंट अफेयर में कभी कभी टफ चला जाता है, जो हो सकता है पेपर में आपने इतना ध्यान ना दिया हो या उसकी नुआंसेस पे आप नहीं गए हो, तो आप टेस्ट सीरीज से करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और टेस्ट देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसको एनालाइज करना। आपको लग रहे हैं 3-4 घंटे, आप दो। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है टेस्ट सीरीज एनालाइज करने में, तो आप सही कर रहे हो। सही बात। जिसकी जल्दी हो जा रही है या तो वो बहुत परफेक्ट है या तो वो सही से कर नहीं रहा। एंड ऑल्सो टफ टेस्ट मतलब अच्छे टेस्ट मेरे को तो नहीं लगता होता है। टफ टेस्ट मेरे परसेप्शन से मेरे को लगता है कोचिंग इसलिए बनाती हूँ जिससे आपका इतना साइकी स्ट्रांग हो जाए कि वहां पे कोई बाउंसर देख के आप पैनिक ना करो। सही बात। दैट इज दी वन मोस्ट लॉजिकल रीजन जिसके लिए आपको टफ टेस्ट देते होंगे। बट यूपीएससी के क्वेश्चंस तो जैसे आते हैं शुरू से, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे होके क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। वो
टफ करेंगे तो ऑप्शंस में कर देंगे जैसे लास्ट 2-3 बार से कर रहे हैं, सही या फिर कुछ लेंदी बना देंगे क्वेश्चन को, या कुछ ट्रिकी डाल देंगे, जिस बार थोड़ा थोड़ा मैथ्स डाल दिया 2-3 क्वेश्चन में प्री के। तो टफ टेस्ट आप दोगे तो आप सिर्फ ये सोच के दो कि इससे आपकी साइकी स्ट्रांग हो रही है। सिंपल। ये सोच के मत दो कि इसमें मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, हाँ। मैंने पढ़ा सही से नहीं। दैट इज नॉट देयर मोटिव ऑल्सो। मेरे हिसाब से तो उनका मोटिव ये नहीं होना चाहिए। तो टफ टेस्ट मतलब स्ट्रांग करो खुद को, सही बात। उसको एनालाइज करो और उससे करंट अफेयर पढ़ो, और उससे आपके जो भी गैप रह रहे हो स्टैटिक के, आपको लग रहा है कि यार स्टैटिक में ये मैंने पढ़ा था पर अब मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ, तो अब आप उसको जाके रिवाइज कर लो ना फिर से। सिंपल सी बात। टेस्ट आर ओनली फॉर डायग्नोसिस, नॉट फॉर स्कोरिंग मार्क्स। मतलब मैं बच्चों को आज भी कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने कोर्स देख लिया है, पढ़ लियो, तो कुछ तो दिमाग में हो गई ना। एक टेस्ट देके अगर 15-20 क्वेश्चन गलत भी कर दिए तो उसे जज मत करो पूरी प्रिपरेशन। True. मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि तुम 100 क्वेश्चन लगाओ और 100 के 100 गलत कराओ। मैं तो कह रहा हूँ पर वो 100 चीजें सीख जाओ, याद कर लो, क्योंकि मैं जो पता है कि टेस्ट में गलती एक शॉकिंग इफेक्ट देती है, वो जो लंबे समय तक याद रहता है। तो टेस्ट में तुम तो 100 गलतियां कर दो, मैं तो कह रहा हूँ, बट उसको एनालिसिस कर लो और मतलब कसम खा लो भाई ये दोबारा नहीं होगी ये गलती। इस एग्जाम का जो नेचर है ना, इस तरह में आपको डिफेंसिव रहना ही पड़ेगा। यहां से एक रास्ता खुल गया और नहीं तो फिर बैठे रहोगे, अरे मैं तो ऐसा हो गया, मेरा वो ऐसा हो गया, तो फिर वो रास्ता बंद भी हो गया। इट्स ओके इफ यू फेल एवरीथिंग इन योर टेस्ट बट यू परफॉर्म देयर ऑन द फाइनल डे। सिंपल। तो इट्स वेरी गुड। अरे यहाँ कर लो गलती, हाँ, वहां तो तुम्हारे साल जा रहा है ना पूरा, यहाँ तो दिन ही गया ज्यादा से ज्यादा, क्या हो रहा है। ट्रू। तो ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज हमने देखी। इसके बाद में कितने घंटे पढ़े यूपीएससी के लिए, एक नया थंबनेल चलता है आजकल। तो आवर्स को लेके मैं चाह रहा हूँ कि आप मतलब क्वालिटी ऑफ आवर्स या एफिशिएंट आवर्स, ये सब चीजें क्या हैं, क्या मैटर करती है लर्नर्स एक एस्पिरेंट की लाइफ में, वो आप थोड़ा सा बताएं। आई विल से दिस अगेन, मतलब मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स इंटेंसिटी। अगर आप रोज 18 घंटे पढ़ रहे हो तो देयर विल श्योरली बी अ टाइम जब आप बर्नआउट हो जाओगे। सही बात। मैंने देखा है अपने दोस्तों को, मैंने देखा है खुद को भी कि यार बहुत पढ़ लिया, अब तो 4 दिन मैंने 18 घंटे पढ़ लिया, फिर मैं 8 दिन पढ़ ही नहीं रहा हूँ, बीमार पड़ गया। तो कहाँ गए वो 18 घंटे, डिवाइड हो गए कितने बचे? सही बात। डू योर मैथ। तो द थिंग इज कि आप अपना टारगेट सेट कर लो। मैक्रो टारगेट्स हो सकते हैं आपके, माइक्रो टारगेट्स हो सकते हैं, महीने में इतना पढ़ना है, हफ्ते में इतना पढ़ना है, दिन में इतना पढ़ना है, और वो टारगेट अचीव करो। अब वो तुम्हारा 1 घंटे में हो रहा है, बढ़िया, घूमो उसके बाद। अगर तुम्हारा 20 घंटे में नहीं हो रहा तो फिर भाई और सही से शेड्यूल करो, अगले आज इतना पढ़ा कल और थोड़ा ज्यादा पढ़ो। तो इट इज नॉट अबाउट स्टडिंग 18 आवर्स, कटिंग योरसेल्फ आउट। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया था, बट स्टिल फॉर्चुनेटली आई एम हियर। तो इट इज नॉट स्टडिंग 18 आवर्स, इट इज स्टडिंग एवरी डे। कि अगर तुम किसी शादी में गए हो या दोस्तों के साथ बाहर हो और तुमको 1-2 घंटे मिल रहे हैं, तो जल्दी से एक छोटी 10-15 मिनट की करंट अफेयर की वीडियो देख ली कि टच में भी हूं मैं, और मेरे को फिर फोमो भी नहीं होगा, और मेरा वो भी नहीं छूट रहा, कंसिस्टेंसी भी नहीं छूट रही। और ऐसा नहीं कि देखो ही, पर अगर जिस दिन तुमको ऐसा लगा कि यार टाइम है थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पर जबरदस्ती ये सोचना कि नहीं यार मैं तो 18 घंटे नहीं पढ़ पाया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर खत्म। और फिर अगर आप रोज इतना पढ़ोगे तो आप पेपर से पहले बर्नआउट हो जाओगे, पेपर के दिन कैसे परफॉर्म करोगे? सही बात। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंसली काम कर रहे हो तो मे बी इट डिडंट वर्क फॉर मी, मे बी इट वोंट वर्क फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आप रोज 18 घंटे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। पर इतनी ज्यादा पढ़ाई के बिना मेरा तो हो गया, तो शायद बाकी सबका भी हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखो मैं सभी लर्नर से ये कहूँगा, ये एकदम रियल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ताजे वाले, तो इनको आप जो है फॉलो करें। मेरे हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ें चर्चा करी। एक लास्ट चीज़ मैं बात करूँगा रिगार्डिंग ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका आई थिंक फिलोसॉफी रहा है। मैं बस ये जानना चाहूँगा कि जब हम ऑप्शनल चूज करते हैं तो ऐसी कोई 2-3 बातें आप बताना चाहो जो एज अ एस्पिरेंट को ध्यान में रखना चाहिए। 2-3 बात ऐसी कि जब हम प्रिपरेशन ऑप्शनल चूज कर लिया, बट असली चैलेंज तो उसको तैयार करने में आ रहा है ना, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना चाहिए या ऑप्शनल चूज कैसे करें, इस पे अगर आप बता पाओ तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगती है, मैंने स्लाइड में लिखी है कि ऑप्शनल मस्ट बी ऑफ योर इंटरेस्ट। यस। अगर मेरा ऑप्शनल मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। हाँ। मेरे को अगर अच्छा लग रहा है मैं चूज करूंगा उसको, नो मैटर लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें मार्क्स मैथ्स में नंबर नहीं आते, पर मैथ्स में 300 नंबर भी आते हैं, 310 नंबर भी आते हैं। अगर आपको लगता है कि दिस सब्जेक्ट इज वर्किंग फॉर यू, आपके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, क्योंकि ऑप्शनल इज समथिंग विच रिक्वायर्स डेप्थ। क्योंकि जीएस में आप
एक चीज के बारे में बहुत कुछ लिख के आ जाओगे, पर बोलते हैं ना कि यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो यहाँ पे यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक एज लॉन्ग एज वो यूपीएससी के सिलेबस में है। अगर मेरे को ऑप्शनल में किसी एक चीज के बारे में पूरा नहीं पता तो मैं कितना भी आंसर लिख दूं वो नहीं हो पाएगा, सही नहीं होगा, क्योंकि वहां वो डेप्थ मांग रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो पढ़ने में आपको मजा आए, जिसमें आप डेप्थ में पढ़ सको, जिसको पढ़ने को अगर आपको 20 घंटे भी देना पड़ रहा है तो आपको लोड नहीं आ रहा सिर पे, आप मजे मजे में पढ़ जा रहे हो। क्योंकि ऑप्शनल यूपीएससी मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा मीडियम देता है आपको, आपका कोई हिडन साइड या हिडन कोई इंटरेस्ट हो तो उसको आप रिलीव कर लो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑप्शनल वहां आपको बहुत हेल्प करता है। तो ऑप्शनल मस्ट बी ऑफ योर इंटरेस्ट, यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ, यू हैव टू गेट लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि ऑप्शनल यूपीएससी का जो सिलेबस होता है किसी भी ऑप्शनल का, वो उस असली सब्जेक्ट से बहुत कम होता है। तो कभी कभी लोग स्टैंडर्ड बुक्स उठा लेते हैं, यूनिवर्सिटी की बुक्स उठा लेते हैं, और फिर उठा लेते हैं और फिर उठाए रहते हैं। हाँ, अभी आज तो फिर उसमें फंस जाते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल आज मेंटरशिप सेशन में एक लर्नर का इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल ले रखा है, तो वो तो अपने बढ़िया किताबें इंजीनियरिंग के पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने किसी से गाइडेंस लिया जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वहाँ पोस्टेड थे उनके डिस्ट्रिक्ट में। उनने बताया कि भाई तुम पीवाईक्यू पहले कर लो, सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है, इतने पीवाईक्यू हैं कि वहीं से तैयार हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारी किताबें खत्म नहीं होंगी। तो देखो रिसोर्सेज को लेकर हमने देखा, इससे भी सबसे जो जरूरी बात करी इंटरेस्ट, मतलब कि कोई बोले ना इसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इससे रैंकर आते हैं, बोल आना इस बार मतलब कि रैंक 1 मेडिकल साइंस भी आ सकता है। तो इंटरेस्ट चाहिए, है ना। जैसे फिलोसफी का बताया आपने, मतलब फिलोसफी अगर मुझसे पूछोगे तो पिछले 10 साल में लोग पहले PSIR बोल रहे होते हैं, पबेड कह रहे होते हैं, एंथ्रो कह रहे होते हैं। तो हमारे सामने एक एग्जांपल ये भी है कि भाई आपका इंटरेस्ट अगर है तो आप रैंक मतलब बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कंपटीशन थोड़ा कम ही रहेगा भीड़ के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये कुछ हमारी मेन इंटरेस्टिंग और बड़ी काम की चीज़ें थी जो प्रिपरेशन में सभी बच्चों को काम आती हैं। और थैंक यू सो मच चितवन जी आपके इस इंसाइट्स के लिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद अगर आप किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत भी मतलब बदलाव ला रहे हो, क्योंकि आपने वो जर्नी देखी है, वो हर दिन को देखा है, हर दिन को जिया है, वो सुबह पढ़ने का मूड होना और शाम को बिल्कुल निराश हो जाना, कई दिन ऐसे भी आए होंगे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि ये बातें सब तक पहुँचे। और धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। सो फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। और भी जो भी डाउट हो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपको डेफिनेटली मैं मदद करूंगा। सबसे बेस्ट प्लेस है अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए। अगर आपने 12th भी पास कर लिया है या आप बिगिनर भी हैं, सबसे बढ़िया जगह है। कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं, घर बैठो, इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स हैं, उनसे अपनी पढ़ाई चालू करो। और ये ऑफर जो है 16,999 वन ऑफ द लोवेस्ट प्राइस जिसको आप कह सकते हो अनअकैडमी पर, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, इसका आप इस्तेमाल करें। कोड इस्तेमाल करना है SGYT10। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन की, और जो है आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में।